किरक हौसलाब मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थककर ना बैठ ए परीक्षा के मुसाफिर, थककर ना बैठे परीक्षा के मुसाफिर, परीक्षा भी होगी, अच्छा नंबर भी आएगा। सो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर कराने वाला हूँ। जितने भी बच्चे 24 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बारीकी से समझ लेना। इसमें बच्चों आपकी समय विधि रहेगी 3 घंटे 15 मिनट, आपका पूर्णांक रहेगा 100 का। जो कुछ निर्देश दिए हैं, जैसे पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं। और जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा सामान्य हिंदी का, ये 2 खंडों में रहेगा और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक होगा। यानी कि जो सामान्य हिंदी का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा 2 खंड में रहेगा और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। तो सबसे पहले हम खंड का की बात करेंगे, जिसमें आपके बच्चों 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। 5 आपके गद्य से आते हैं और 5 आपके पद से आते हैं। जिसे आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? फर्स्ट दिया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, या फिर संपूर्णानंद जी, या फिर मोहन राकेश जी, या फिर रामकृष्ण दास जी। तो बच्चों आपको बताना है कि शिक्षा का उद्देश्य जो है उसके निबंध के लेखक कौन है। तो बच्चों इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्णानंद जी जो हैं आपके शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है लल्लू लाल किस की रचना है, यानी कि लल्लू लाल जो है उनकी रचना है वो कौन सी रचना है। तो बच्चों फर्स्ट दिया सुख सागर, या फिर प्रेम सागर, या फिर परीक्षा गुरु, या फिर रानी केतकी की कहानी। तो बच्चों लल्लू लाल की जो रचना है वो कौन सी रचना है? तो बच्चों इसमें आपकी प्रेम सागर जो रचना है वो आपकी लल्लू लाल की रचना है। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा बच्चों आपका बताया गया है कि पर्दा कहानी के लेखक। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें बच्चों आपका बताया गया है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है प्रेमचंद जी, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर अमरकांत जी, या फिर यशपाल जी। तो बच्चों पर्दा कहानी के जो लेखक हैं वो बच्चों यशपाल जी हैं। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है आवारा मसीहा के रचनाकार, यानी कि आवारा मसीहा जो रचना है उसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। इसमें भी दिया है विष्णु प्रभाकर जी, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर राव सत्यायन, या फिर रागे राघव। तो बच्चों आवारा मसीहा जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं वो हैं बच्चों विष्णु प्रभाकर जी, जिन्होंने आवारा मसीहा रचना को रचा था। इसमें आपका पहला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक, यानी कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा है उसके लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर सरदार पूर्ण सिंह जी, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों आपको बताना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा उसके लेखक कौन है। तो बच्चों बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि कामायनी किस युग की रचना है, यानी कि जो कामायनी रचना है वो किस युग की रचना है। द्विवेदी युग की, या फिर छायावाद युग की, या फिर भरतेंदु युग की, या फिर प्रगतवाद युग की। तो बच्चों जो कामायनी रचना है वो आपको बताना है कि किस युग की रचना है। तो बच्चों जो कामायनी आपकी रचना है वो आपकी छायावाद युग की रचना है। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो आपकी छायावाद युग की रचना है। नेक्स्ट आपका बच्चों रहेगा कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवाद युग का है, यानी कि कौन से कवि हैं जो प्रगतिवाद युग के हैं। फर्स्ट दिया है अग्रदास जी, या फिर तुलसीदास जी, या फिर नंददास जी, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी। तो बच्चों आपको बताना है कि कवियों में से कौन से कवि हैं जो प्रगतिवाद युग के हैं। तो बच्चों इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। अग्रदास जी जो हैं वो आपके प्रगतिवादी युग मतलब प्रगतिवादी कवि हैं। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। फर्स्ट दिया है 1941 ईस्वी, या फिर 1943 ईस्वी, या फिर 1954 ईस्वी, या फिर 1947 ईस्वी। तो बच्चों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है 1943 ईस्वी है। और आपको एक बात नोट कर लेनी है कि जो इंपॉर्टेंट बात है, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक, और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और ये बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है। इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा, इसमें बताया गया है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है, यानी कि कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं है। फर्स्ट दिया है प्रियप्रवास, या फिर साकेत, या फिर भारत भारती, या फिर कामायनी। तो बच्चों ये आपको कमेंट में बताना, ये मुझे नहीं पता है।
द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसमें से आपको बताना है कमेंट में। ये बच्चों हमें नहीं पता है, इससे आप मतलब आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। ये आपको कमेंट में बता देना है, कहीं से भी ढूंढ कर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा अर्थशास्त्र के कवियों का संबंध भक्त काल की किस शाखा से है। यानी कि जो अर्थशास्त्र के कवि हैं उनका जो संबंध है भक्त काल की किस शाखा से है। फर्स्ट दिया राम भक्त शाखा से, या फिर ज्ञानाश्रय शाखा से, या फिर प्रेमाश्रय शाखा से, या फिर कृष्ण भक्त शाखा से। तो बच्चों अर्थशास्त्र के जो कवि हैं उनका जो संबंध है वो किस शाखा से है। तो बच्चों अर्थशास्त्र के जो कवि हैं उनका संबंध है कृष्ण भक्त शाखा से। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। किसकी शाखा से? कृष्ण भक्त की शाखा में जो विलीन है अर्थशास्त्र के कवि, इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार के आपको 10 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके 5 गद्य से मिलेंगे, आपके 5 पद से मिलेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका तीसरा नंबर बताया गया है। इसमें बताया गया दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि जो आपका पैराग्राफ रहेगा गद्य खंड से, उस पर आधारित आपके 5 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन का उत्तर देना होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 अंक का रहेगा, ठीक है। इसमें जो जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें बताया गया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। यानी कि जो आपका पैराग्राफ है ये किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, गद्य से लिया गया फिर पद से। आपको संदर्भ अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का संदर्भ आता है। नेक्स्ट बच्चों रहेगा कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती। तो बच्चों आपको इसी में पढ़ना है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धरती जो होती है वसुंधरा क्यों कहलाती है। यहाँ से शुरू से लिखते हैं, धरती माता की कोख में जो अमूल निधियाँ भरी हैं जिनके कारण वे वसुंधरा कहलाती है। आपको जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा कि रेखाचित अंश की व्याख्या करनी है। यानी कि जहाँ तक की अंडरलाइन है, तीसरे नंबर पर जहाँ तक की अंडरलाइन है वहाँ तक की अपने शब्दों में आपको व्याख्या कर देनी है, ठीक है। चौथे नंबर बताया गया है कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। यानी कि जो पृथ्वी की देह है उसको किसने सजाया है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ से दिखा, लाखों करोड़ों वर्ष से अनेकों प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो बच्चों आप अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर वहीं मिल जाएगा पैराग्राफ में, बाहर से कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों ये भी आपको मिल जाएगा कि भावी मतलब जो भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें इन सब की जांच पड़ताल करानी चाहिए। तो आपको अच्छी तरीके से लिख देना है, शुरू से लिख देना है, अच्छी तरीके से लिख देना है। अगर आपको एक पैराग्राफ नहीं आ रहा है तो बच्चों अथवा में भी दिया होता है, इसमें आपको ये सेम पैटर्न वही रहेगा जैसे मैंने पहले बताया, वही आपको करना है, ज़्यादा आपको हेरा फेरी नहीं करनी है, ठीक है। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, जो पैराग्राफ है किस पार्ट से लिएगा, इसके लेखक कौन है। नेक्स्ट रहेगा बच्चों आपको रेखाचित अंश की व्याख्या करनी है, यानी कि जहाँ तक की अंडरलाइन है इतनी सी आपको व्याख्या करनी है, आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका दिया है लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। यानी कि लेखक जो कहता है वो क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। तो बच्चों आप अच्छी तरीके से यहाँ से पढ़ लेना है, और लेखक क्या कहता है कि उदास होना क्यों बेकार है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आपको 2 ठिया से मतलब 2 जगह से उठाकर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हंसती मस्ती मतलब अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्रों को इसे देखने वाला उदास होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है तो सहज हो जाती है तो बोझ नहीं रहती, उस मतलब वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करता। तो बच्चों आपको अच्छी तरीके से ढूंढ लेना है, लिख देना है, ठीक है। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, उदास होना बेकार है, ठीक। नेक्स्ट बच्चों रहेगा गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट रहेगा गद्यांश की भाषा शैली की विशेषता आपको बतानी है। तो बच्चों आपको ऐसे ही पैराग्राफ आपको वहाँ पर मिलेंगे, आपको व्याख्या कर देनी है। नेक्स्ट बच्चों आपका चौथे नंबर पर दिया है, ये पद्यांश से रहेगा। इसमें भी आपको सेम पैटर्न रहेगा, 10 अंक का आएगा। इसमें भी आपको व्याख्या करनी होगी, आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरीके से आप तैयार कर लो, ज़्यादा घबराने की बात नहीं, क्योंकि अभी बहुत समय है। आप अच्छी तरीके से अगर एक एक क्वेश्चन रोज़ याद करेंगे तो 14 क्वेश्चन होते हैं, 14 दिन में आपका पूरा हिंदी का पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें बताएगा उपयुक्त गद्यांश की व्याख्या, फिर रेखाचित अंश की व्याख्या, फिर आपके 3 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से रिलेटेड मिलेंगे। अगर दिया होता, अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो अथवा में भी दिया होता है, आपको वहाँ पर निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अथवा में भी दिया है लज्जाशील पथक महिला जो कहीं दृष्टि आए, तो आपको ये जो पैराग्राफ है इससे भी आपको क्वेश्चन बनता है। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, मॉडल पेपर में टिक लगाना है, ठीक है। इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन के आपको उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का रहेगा, 10 अंक का ये भी बच्चों आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट बच्चों आपका 5 नंबर पर पूछा जाता है कि लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। जैसे पहले हैं आचार्य हजारा प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी, या फिर बासुशरण अग्रवाल जी। यानी कि 3 लेखक हैं, किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है। 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपको कवि का जीवन परिचय लिखना है, उनकी साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं पर कृतियों का प्रकार डालना है। मैथिली शरण गुप्त जी का, या फिर सुमित्रानंद पंत जी का, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी का। किसी एक का बच्चों आपको लिख देना है। 5 नंबर इजीली यहाँ से मिल जाएंगे। एक लेखक एक कवि का जीवन परिचय आपको शुरू के 3 चैप्टर के आपको लेखक और कवि के जीवन परिचय तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट बच्चों 6 नंबर पर रहता है बहादुर कहानी और पंचलाट कहानी। तो बच्चों यही आपको तैयार करनी है, बहादुर या फिर पंचलाट दोनों कहानी आपको तैयार कर लेनी है। और ध्रुव यात्रा कहानी को कथा बस वर्णों में इतना अपने शब्दों में नहीं लिखना है, ये बच्चों याद नहीं करनी है। समय वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि बहादुर और पंचलाट कहानी हर बार आती है। 5 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों 7 नंबर पर रहेगा स्वपठित काव्यखंड के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना है। यानी कि जो आपने पढ़ा है, जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया, जो आपके टीचर ने बताया है, वो आपको पढ़ना है, जो आपके जिले में आता है। ठीक है, वो उसी को पढ़कर आपको एक खंड को पढ़ लेना है, उत्तर दे देना है। 8 नंबर बच्चों आपको खंड खा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपको संस्कृत की संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। 7 नंबर का बच्चों ये भी आता है। 2 आपके पैराग्राफ मिलेंगे, अथवा में दिया होता है, आप किसी भी एक का कर सकते हैं। ठीक है, इजीली। नेक्स्ट बच्चों आपका खा नंबर पर गद्य मतलब जो पद्यांश रहेगा संस्कृत में, उसका भी पैराग्राफ आता है। 2 आते हैं, अथवा में भी दिया होता है, किसी एक काम कर सकते हैं। 7 नंबर यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बच्चों 9 नंबर पर रहेगा मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना है। बच्चों जो 4 मुहावरे किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कर देना है। 2 नंबर बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों 10 नंबर पर रहता है अपठित, जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी कि जो आपने ऐसा अनसीन पैराग्राफ जैसे इंग्लिश में आता है वैसा आपको देखने को मिलेगा, जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा ना कभी देखा होगा, बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, इसको आपको पढ़कर उत्तर देना है। और 5 नंबर का बच्चों आता है। 2 आते हैं बच्चों, चांस मिल जाता है, अथवा में भी दिया होता है, जहाँ आप देख सकते हैं इसके 5 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, 11 नंबर बच्चों बताया जाता है शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कर लिखना है। यानी कि जो शब्द युग्म होते हैं उनका सही अर्थ चयन करके लिखना है। वसन जो होता है बच्चों वो आपका वस्त्र होता है, और जो व्यासन होता है वो बच्चों आपकी आदत होती है। तो बच्चों इसमें वसन जो वस्त्र होता है, व्यासन आदत, यानी कि वस्त्र और आदत, इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट बच्चों आपका अम्बुज और अम्बुज, यानी कि अम्बुज और अम्बुज। तो बच्चों अम्बुज और अम्बुज जो है आपका, इसमें अम्बुज जो होता है वो आपका कमल का पर्यायवाची, अम्बुज पंकज सरोज। अम्बुद जो होता है आपका बादल का पर्यायवाची होता है। तो बच्चों इसमें भी आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका खा नंबर बताया गया है कि किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। यानी कि जो आपका 4 शब्द रहेंगे, किसी एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिख देने, यानी कि 2 पर्यायवाची शब्द लिख देने हैं। नांग का लिख सकते हैं, अंबर का लिख सकते हैं, पट का लिख सकते हैं, विधि का लिख सकते हैं। 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है। यानी कि जो एक वाक्य रहेगा इसमें दिया है कि जो नेत्र के सामने हो, यानी कि जो व्यक्ति नेत्र के सामने हो उसे हम क्या कहेंगे? तो बच्चों उसे हम नेत्र सम्मुख कहेंगे। अगर जो व्यक्ति आंखों के सामने ना होता, यानी कि यहाँ पर ना लगा होता, तो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष लिखा है, लेकिन उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने ना हो। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? तो बच्चों जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को जिज्ञासु कहते हैं। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और जीने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासा कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा घार नंबर पर, इसमें आपको बताना है कि किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जो वाक्य आपके 4 रहेंगे, किसी 2 को आपको लिख देना है। थोड़ी सी मिस्टेक होती है इधर उधर, आपको लिख देना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट बच्चों रहेगा 12 नंबर पर, यानी कि रस छंद अलंकार, यानी कि वीर रस या फिर हास रस का स्थायी भाव उदाहरण सहित आपको लिखना है। 2 नंबर ये देगा। और श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार 2 नंबर ये देगा। और सरोठा दोहा ये 2 नंबर देगा। छंद मात्रा सहित आपको लिखना है। 6 नंबर बच्चों यहाँ से आपको मिलेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका 13 नंबर पर रहेगा बैंक में खाता खुलाने के लिए आपको बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। अगर आपको वो नहीं आ रहा तो अथवा में दिया होता शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आवेदन या फिर प्रार्थना पत्र आपको लिखना होता है। तो बच्चों सबसे बेस्ट रहेगा शहर में फैली संक्रमण बीमारी या फिर शहर में फैली गंदगी। ये बच्चों आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट बच्चों आपका 14 नंबर पर रहेगा, लास्ट क्वेश्चन है। और 14 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा बच्चों नहीं आते, मैंने आपको शुरू में ही बताया। अगर आप एक एक दिन एक क्वेश्चन याद करेंगे तो आपका 14 दिन में हिंदी का फिनिश हो जाएगा।
नेक्स्ट पे जो आपका रहेगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर स्थानीय भाषा शैली में निबंध लिखना है। यानी कि देश में बेरोजगारी की समस्या। दूसरा दिया है आतंकवाद की समस्या और समाधान। नेक्स्ट दिया है वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो बच्चों 14 नंबर तक आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हमने आपको पूरे बता दिए हैं कि कौन सा कैसे करना है अच्छे तरीके से। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।